कहानी की शुरुआत में हमें एक पुराना सा घर दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। वो चारों तरफ से टूटा हुआ होता है और जिसके अंदर एक कपल होते हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, जिसमें वो जो आदमी होता है अपनी आँख को कवर करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। उसी घर में काफ़ी गैंगस्टर होते हैं जो अपना पैसा वसूल करने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। गैंगस्टर उससे कहता है कि अगर तुम किसी से पैसे आप इसे लो तो भले उसके लिए तुम खुद को बेच दो, लेकिन तुम्हें वो पैसा देना चाहिए, वो भी टाइम पे। यही जो तुम्हें इंसान बनाएगा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, जिससे मेरे को बहुत तकलीफ और दर्द हुआ है, और मैं चाहता हूँ ये तकलीफ और दर्द तुम भी सहो। जिसके बाद उसी गर्दन पकड़ के उसके मुंह पे प्रेस लगाने वाला होता है, और वहीं पीछे जो लेडीज़ होती है वो अपने फ़ोन में कुछ टाइपिंग कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई और कहाँ पर होती है और फ़ोन में टाइपिंग करने लगती है, जिससे वो गैंगस्टर भी नोटिस कर लेता है। जिसके अगले ही सीन में वो गैंगस्टर उस लेडीज़ के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम पुलिस को फ़ोन कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। जिसके बाद वो फ़ोन में देखने लगता है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो किसी और को नहीं बल्कि अपने बेटे को मैसेज कर रही होती है, और मैसेज में लिखा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए घर में मत आना। पर लेकिन जैसे ही वो सेंड करने वाली होती है उससे पहले गैंगस्टर ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया था। तभी यहाँ पर गैंगस्टर एक भयानक सी स्माइल देता है और कहता है कि तुम्हें दर्द पहुंचाने से अच्छा क्यों ना मैं तुम्हारे बेटे के हाथ पाँव तोड़ दूं। जिस पे वो पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज़ हमारे बेटे के साथ ऐसा कुछ भी मत करना। तभी वो गैंगस्टर अपने चेलों को कहता है कि जाओ इनके मुंह पर पट्टी लगा दो और उनका हाथ बांध दो, और इस बात का ध्यान रखना कि किसी तरह की आवाज़ ना निकाल पाए। जिसके बाद वो जो मेंबर्स होते हैं गैंगस्टर के वो भी ऐसे ही करते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि दरवाजे पे किसी तरह की नोक हुई है, और उसे पता लग जाता है कि शायद वो लड़का यहाँ पर आ चुका है। तभी अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, इसका नाम सनवू होता है। ये बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होता है। अब इसकी वजह क्या है ये तो हमें कहानी के आगे पता लगेगी। जिसके बाद वो दरवाज़ा खोल के अंदर आने लगता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो रोने लगती है। वो यही सोच रही होती है मन में कि प्लीज़ यहाँ पर मत आओ, यहाँ से चले जाओ। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा असल में होता क्या है, उसका उल्टा ही होता है। सनवू दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है और अंदर बहुत सारे गैंगस्टर होते हैं जो साइड में छुपे हुए होते हैं और उसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। सबके हाथों में हथियार होते हैं। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपना जूता काटते हुए आराम से अंदर आ रहा होता है। तभी उस पर गैंगस्टर हमला कर देता है और अपने बेसबॉल बैट से खींच के उसके सर पे मारता है, जहाँ पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है इस चीज़ को लेकर। तभी वो बंदा जो होता है वो नोटिस करता है कि सनवू ने उसके शोल्डर पे हाथ रख रखा है, और नेक्स्ट सीन में ही वो उसको पूरी ताकत से एक पंच मारता है फेस पर। जिसके बाद वो सीधा गैंग लीडर के चरणों में जाके गिरता है। गैंग लीडर भी उसे देखता है और हमें पता लगता है कि एक पंच में उसकी हालत इतनी ख़राब होगी उसका चेहरा ही पहचान भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर गैंग लीडर के पसीने छूटने लग जाते हैं कि आखिर ये है क्या। और यहाँ पर हम सनवू को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो गैंग लीडर कहता है कि तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जाओ उसको मारो, हाथ पाँव तोड़ दो, खत्म कर दो। तभी दो बंदे उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वो दोनों को ही डॉन्च कर देता है, और जो पीले सूट वाला बंदा होता है उसके बक्की पे खींच के घूसा मारता है। घूसे की फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी पसलियाँ चटक जाती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। वो दर्द को सही रहा होता है कि सनवू दोबारा उसको एक पंच मारता है जिससे उसकी हड्डियों का चूरा होता है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। उसकी आंखें बाहर जाती है और नसें भी उसकी बाहर निकल जाती है। अपना मेन कैरेक्टर से डील ही कर रहा होता है कि इतने में दूसरा बंदा उसे ऊपर से अटैक कर देता है, लेकिन अब सनवू उसकी किक को हवा में ही पकड़ लेता है और अपने अटैक को रेडी करते हुए उसके घुटने पे खींच के एक लात मारता है, जिससे उसका घुटना रिवर्स में बैंड हो जाता है, मतलब उसका पाँव टूट जाता है पूरी तरह से। वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, अपने पाँव को पकड़ के रोने लगता है। तभी तीसरा गैंगस्टर वहाँ पर टेबल लेके आता है और टेबल को सीधा सनवू के सर में मारता है, और वो यही सोच रहा होता है कि अब तो इसका काम खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही सनवू उसको पीछे मुड़ के देखता है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो ये सोच रहा होता है कि मतलब ये ठीक कैसे है, इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। और अगले सीन में वो दीवार को जाके झप्पी दे रहा होता है। उसकी भी हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गैंग लीडर ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपने दांत पीसने लगता है और वो सोचता है कि मैं अब क्या करूँ, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तभी उसकी नज़र उनके पेरेंट्स से पड़ती है। उसके हाथ में एक नाइफ होता है। वो सोचता है कि अगर मैं इनको होस्टेज बना लूँ तो फिर मैं उस लड़के को आराम से संभाल लूँगा। तभी वो वहीं अपनी क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि अब देखते हैं क्या करता है। वो खुश हो ही रहता है कि सनवू उसी प्रेस से उसके फेस पे बहुत तेज की हीट करता है, जिसके बाद उसका फेस सीधा दरवाजे के आर पार हो जाता है, जिसको देख के उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और सनवू यहाँ पर आराम से खड़ा होता है जैसे उसके लिए नॉर्मल बात हो। तभी हम उस गैंगस्टर को देखते हैं जिसका जो सर होता है वो दरवाजे के आर पार हो चुका होता है। उसके दांत भी पूरी तरह टूट चुके होते हैं, पूरा चेहरा जो होता है वो खून में भरा हुआ होता है, और उसकी गर्दन भी टूट चुकी होती है। वो गैंगस्टर ही बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है मेरी गर्दन टूटी है, कोई सीधा एम्बुलेंस को बुलाओ, क्या कोई यहाँ पर है। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं कि जितने भी गैंगस्टर वहाँ पर होते हैं सारे के सारे अधमरी हालत में पड़े हुए होते हैं। तभी सनवू राहत की सांस लेता है और अपने पेरेंट्स के पास आता है और उनकी रस्सी को खोलने लगता है। और रस्सी खोलते वो कहता है अपने फादर को कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की लड़ाइयाँ ना करूँ तो आपको इतना गरीब हमें नहीं बनाना चाहिए था। जिसके बाद सनवू बेहोश हो जाता है। उसकी माँ भी उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्बुलेंस में उन्हीं सारे गैंगस्टर को लेके आया हुआ होता है। अस्पताल के अंदर सारे गैंगस्टर बेड पे पड़े होते हैं और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो भी धीरे धीरे आ ही रहे होते हैं। वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं और हर कोई डॉक्टर को चिल्ला रहा होता है कि एक बार मेरी हेल्प करो, मुझे देखो।
और डॉक्टर भी यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर इतने ज़्यादा नहीं होते जितने ज़्यादा पेशेंट होते हैं। तब यहाँ पर हम एक चश्मे वाले बंदे को नोटिस करते हैं जो काउंटर के बगल में खड़ा होता है। वो नर्स से पूछता है कि ये मतलब हॉस्पिटल में चल क्या रहा है, इतनी भगदड़ी किस बात की हो रही है। जिस पे नर्स उन्हें बताती है कि कुछ गैंगस्टर पैसा वसूली करने के लिए उसके पापा को डराने गए थे और उसने सभी के सभी गैंगस्टर को यहाँ पर भेज दिया। और ये सारा का सारा सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने करा है, वो भी अकेले। जिसे सुनकर वो चश्मे वाला बंदा ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर हम उसी गैंग लीडर को देखते हैं जो कहता है कि कहाँ पर है वो साला कमीना, जाओ ढूंढो और उसे जान से खत्म कर दो। तभी उसका जो चेला होता है वो कहता है कि बॉस आप टेंशन मत लो, वो भी इसी वाले हॉस्पिटल में आया हुआ है। जिसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि ब्लैक बियर को मैंने जिस उसके पास भेजा है अभी, उस बंदे को आप मरा हुआ ही समझो। ब्लैक बियर के नाम को चश्मे वाला बंदा भी सुन लेता है। जिसके बाद वो नर्स से पूछता है कि वो लड़का कौन से रूम नंबर में है। तभी नर्स उसे बताती है कि वो रूम नंबर 202 में है। जिसके बाद वो भागते हुए रूम नंबर 200 की तरफ जाने लगता है और वो मन में सोच रहा होता है कि ब्लैक बियर जो है ये इस एरिया के टॉप फाइटर्स में से आता है, शायद हमें बाकी के फाइटर्स के बारे में पता लग जाए कुछ। अब ये कौन से फाइटर की बात कर रहा है इसके बारे में तो हमें आगे पता लगेगा। और यकीन मानो भाई बहुत बड़ा प्लॉट है क्योंकि मेन कैरेक्टर भी उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जिसके बाद वो उस रूम में पहुंच जाता है और अंदर झांकते हुए यही सोच रहा होता है कि मेरे को इस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। अब उसको बुरा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि ब्लैक बियर जो होता है वो ऑलरेडी मेन कैरेक्टर के सामने आ चुका होता है। मतलब उसका डरना भी सही था क्योंकि ब्लैक बियर जो होता है वो शरीर में बहुत ज़्यादा तगड़ा था और बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी था। वो देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक बियर सन वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए मुझे क्यों बुलाया है। जिसके बाद हमें ब्लैक बियर का फेस दिखाते हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा डरावना होता है। वो सन वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे किसी चीज़ का ब्लेम मत करना, मैं भी पैसा वसूल करता हूँ बाकियों की तरह, लेकिन तुम मुझे पसंद आए क्योंकि मुझे देखने के बाद भी तुम डर नहीं रहे हो। जिसके बाद वो क्रीपी स्माइल देते हुए सन्नू की तरफ देखने लगता है और सन्नू भी फाइटिंग के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि टाइम पास बहुत हो गया। जिसके बाद ब्लैक बियर जो होता है वो सन्नू पे अटैक कर देता है और सन्नू भी उसे एक पंच मारने जाता है बहुत स्पीड में। जिसे देख कर चश्मा वाला बंदा भी कहता है कि ये लड़का तो वाकई बहुत तेज है। लेकिन ब्लैक बियर की ब्रूटल फोर्स के सामने वो कहाँ टिकने वाला था। ब्लैक बियर उसके एक हिट करता है जिससे सीधा ज़मीन पे लेट जाता है और वो हिट इतनी ज़्यादा होती है कि अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द फील होने लगता है। चश्मा वाला बंदा सोचता है कि मैंने कुछ ऐसा ही सोचा था, वो लड़का ब्लैक बियर को कभी नहीं हरा सकता। जिसके बाद ब्लैक बियर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कितने ज़्यादा क्रेजी हो, लेकिन अगर तुम हेड ऑन फाइट करना चाहते हो मुझसे तो मैं तुम्हें उसी तरह मारूंगा जिस तरह मैं एक मक्खी को मारता हूँ। तभी ब्लैक बियर उसे कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम डर भी नहीं रहे हो, ऐसे बंदे ही एंड में मरते हैं। तभी ब्लैक बियर उसके सामने आके कहता है कि चलो खड़े हो जाओ, मैंने इतनी तेज की भी नहीं मारा। तभी अपना मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो उस बंदे से जिसे तो तुम जानते भी नहीं हो, तुम इतनी बड़बड़ क्यों करते हो। जिस पे ब्लैक बियर को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और ब्लैक बियर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस तरह के बंदे को मारने में अलग ही मजा है, इसके चेहरे बिल्कुल भी डर ना हो, मेरे को वो डर देखना है। तभी चश्मे वाला बंदा खिड़की से जो देख रहा होता है वो मन ही मन सोचता है कि ये शायद वाकई में उसको जान से मार देगा, मुझे फटाफट इन्हें रोकना होगा। लेकिन जैसे ही ब्लैक बियर उस पर अटैक करता है वो उसके अटैक को डॉन्च कर लेता है और उसके फेस पे एक जोर से घूम के किक मारता है जिससे ब्लैक बियर जो होता है वो भी झुक जाता है। जिसे देख कर वो चश्मे वाला बंदा ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर ब्लैक बियर की भी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब हमें तो ऐसे ही लग रहा था। और यहाँ पर वो चश्मे वाला बंदा मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी ब्लैक बियर को नॉकडाउन होते हुए नहीं देखा कि उसका जब हाथ ज़मीन पे हो कभी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक बियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके हम देखते हैं कि ब्लैक बियर जो होता है वो सीरियस मोड में आ जाता है और स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि अब मैं एक छोटे से बच्चे से हार जाऊँगा। तभी वो चश्मा वाला बंदा कहता है कि मुझे भी ऐसे लगा था। इस चीज़ की कोई मतलब ही नहीं बनता कि ब्लैक बियर फिजिकल उसमें हार जाए, उसको फिजिकल किंग कहते हैं कंट्री में, और सिर्फ यहीं की नहीं आसपास की कंट्री में भी उसकी ताकत का मुकाबला है ही नहीं। तभी सन्नू उसके फेस पे एक जोर से पंच मारता है जिससे टकले की टाँट सीधा टाइलों में जाके घुस जाती है। तभी वो चश्मे वाला बंदा सोच रहा था कि एक बच्चा ब्लैक बियर पे कैसे हावी पड़ सकता है। तभी हम देखते हैं जो सन्नू होता है उसके फेस पे बहुत ही स्पीड से बहुत सारे पंच मारने लगता है और हम ब्लैक बियर को देते हैं जिससे इस पंच का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और अगले सीन में वो सन्नू को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना अल्टीमेट मूव्स एक बच्चे पे यूज़ करूँगा। तभी चश्मे वाला बंदा भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो सोचता है कि मेरे को इन दोनों को किसी तरह रोकना होगा। तभी जो ब्लैक बियर होता है वो अपने हाथ को और भी ज़्यादा टाइट करने लगता है और हंसने लगता है और कहता है कि मेरे को शायद मज़ा आ रहा है थोड़ा। जिसके बाद चश्मे वाला बंदा सीधा अंदर आता है उनको रोकने के लिए, लेकिन इतने में आता है इतने बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि ब्लैक बियर जो था उसने अपनी पूरी ताकत से सन्नू को, जिसमें चश्मे वाला बंदा भी थोड़ा ज़्यादा डर जाता है और दरवाजा खोल के देखता है कि ब्लैक बियर जो है वो उसकी तरफ देख रहा है और कहता है कि इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, आखिर इस लड़के की हड्डियाँ क्यों नहीं टूटी। तभी जो सन्नू होता है वो उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है और जिस पे ब्लैक बियर भी हैरान हो जाता है। वो यही सोच रहा होता है कि ये हिल कैसे रहा है,
चेस्ट की सारी हड्डियाँ ठीक है। उसके बाद ब्लैक बियर अपने हाथों से और ताकत लगा के उसको दबाने लगता है और कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी सारी हड्डियों का चूरा कर दूंगा। लेकिन सन्मू जो होता है वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है और अपने आप को ब्लैक बियर से दूर कर लेता है और नेक्स्ट मोमेंट में ही वो उसके फेस पे अपना सर खींच के मारता है, जिससे ब्लैक बियर की भी यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। ब्लैक बियर भी यही सोच रहा होता है कि इस लड़के की हड्डियाँ क्या लोहे की बनी हुई है क्या, जो इसको असर नहीं हो रहा। वो इतना सोच ही रहा होता है कि सन्मू दोबारा उससे एक हेडबट देता है, जिससे उसका मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर सन्मू उसको एक और हेडबट देता है, जिससे वो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद वो चश्मे वाला बंदा सन्मू के पास आके उसको शांत कराने की कोशिश करता है और आके कहता है कि इस चीज़ को क्लीन अप करने में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा। तभी वो फ़ोन पे किसी से बात करता है और कहता है कि बिल्डिंग बी के रूम नंबर 202 में आ जाओ, यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हो गया है, इसको हैंडल कर लो। जिसके बाद सन्मू बहुत ज़्यादा हाँफता वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ये कौन है। जिसके बाद वो कहता है ये बातें तुम्हें बाद में पता लग जाएगी, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे। वो उसे एक टीम अप का ऑफर देने लगता है, जिस पे सन्मू कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में तुम बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ बंदे आए थे जिन्होंने अलग ही तरह की सूट पहन रखा होता है। वो सारे के सारे वहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि वो सीधा ब्लैक बियर की बॉडी के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि कंफर्म हो गया है ब्लैक बियर ही है। तभी वो सूट वाला बंदा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हम शुरू कर सकते हैं अब काम को। जिसमें चश्मे वाला बंदा कहता है कि ठीक है तुम अपना काम शुरू कर दो, वैसे भी वो बेहोश है। जिसमें वो बंदे भी अपना काम शुरू कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं इसके बारे में हमें तो पता नहीं है, पर शायद इसके बारे में आगे हमें पता लगे थोड़ा सा। तभी सन्मू उससे कहता है कि तुम कौन हो और ये सारे के सारे कौन हो, यहाँ पर चल क्या रहे। तभी वो चश्मे वाला बंदा आता है और कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें वो दे सकता है जो तुम्हें चाहिए। जिसके बाद वो उसे अपना कार्ड देने लगता है। सन्मू उसका कार्ड देखता है और पजल हो जाता है और कहता है कि क्या है। तभी चश्मे वाला बंदा उसे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ फाइट करनी है उस बंदे के लिए जिस बंदे को मैं सर्व करता हूँ। जिसके बाद सन्मू उस कार्ड को अपने हाथ में मरोड़ देता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लड़ाई करके पैसे कमाने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसके बाद सन्मू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, पर इस तरह के स्कैम में मुझे दोबारा कूदने की कोशिश मत करना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद चश्मे वाला बंदा होता है वो मन मन में कह रहा होता है कि सोच कभी ये बदल सकती है। जिसके बाद हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंदर सन्मू अपना फेस धो रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी भी झंड हो, मेरे को अपनी मम्मी की एक ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ेगी और वो ख्वाहिश ये थी कि कभी भी किसी फाइट में नहीं जाना। तभी उसका फादर वहाँ पर आता है और कहता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। जिस पे सन्मू भी अपने फादर की तरफ देखने लगता है। उसका फादर उसे आगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की कंडीशन में कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। तभी सन्मू अपने फादर की तरफ देख के कहता है कि आपको क्या लगता है इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है। वो आप हो, आप एक बॉक्सिंग चैंपियन थे, ठीक है, आपके पास इतने सारे ऑफर्स थे पर आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं करा, जिसकी वजह से हम इतने बड़े कर्जे में आ गए। क्या हुआ आपकी उस चैंपियन प्राइड का? क्या वो लोकल बॉक्सिंग जिम के लिए बहुत ज़्यादा थी? मुझे नहीं पता कि क्यों आपको नेशनल टीम से निकाल दिया गया, ठीक है, पर ये सारी की सारी बेकार प्राइड है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ मेरी माँ है अभी, तो आप यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद सन्मू का फादर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटल में रहने के अलावा तो कहीं भी जाने के बारे में सोचना ही मत। तभी उसका फादर वहाँ चला जाता है। जिसके बाद सन्मू याद कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तभी उसको चक्कर आने लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। कहता है कि मेरा सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। ये सब का सब शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने पापा को देख लिया। मैं जो ये अपने पापा को देखता हूँ मेरे सर में दर्द होने लगता है क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो एक बार घर पे आए थे और उनके पास जो एक्सपेंस था घर चलाने के लिए वो एक हफ्ते का भी नहीं था और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे और वो उन बुली के पेरेंट्स के सामने झुक के माफ़ी मांगते थे, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि वो सबके सब मुझे बुली करते थे और मैंने एक बार उनसे लड़ाई कर ली थी। मैं अपने पापा पे किसी भी तरह से भरोसा नहीं करना चाहता और ना मैं अपने पापा पे किसी तरह का रिलाई करता हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा पे कभी यकीन कर ही नहीं सकता कि वो काम कर सकते जो उनको करना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं करा जो उनको करना चाहिए। जिसके बाद से ये सारा कुछ और ज़्यादा शुरू होने लग गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अंधेरी जगह में आगे की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। मेरे जैसा हाई स्कूलर जो कभी फीस बोर्ड पे चढ़ा ना हो उसके लिए लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पॉसिबल होगी। मैं बचपन में ही फीस बोर्ड पे काम करने लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था जिससे घर का डेली खर्चा चल सके। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकता था। वो काम ऐसा था जिसमें कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे, मेरे घर का खर्चा नहीं निकलता था। इसके अलावा जो स्कूल के बुली थे वो हमेशा मुझे तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे और सन्मू किसी न किसी बात से उनसे पीछा छोड़ने लगा था। लेकिन एक दिन उन बुली ने सन्मू की स्कूटी तोड़ दी और उन्हीं बुली की वजह से जो मेरे पिता के सर पे कर्जा था वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। इसके अलावा मैं अपने घर को भी नहीं छोड़ सकता और ना ही अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ। मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है।
तभी वो हॉस्पिटल में एकदम से उठता है और वो सोचता है कि क्या मैं दोबारा बेहोश हो गया था। इस पर कहता है कि मुझे इस रूम में ये कब लेके आ गए और मेरे को कितना टाइम हो गया मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा हूँ। तभी अपने फ़ोन में देखने लगता है और फ़ोन में देखता है कि यहाँ पर टेक्स्ट आया है उसके पापा की तरफ से, जिसे वो पढ़ने लगता है और टेक्स्ट में लिखा होता है कि अब ये टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूँ। तभी सन्नू गुस्सा करते हुए कहता है कि अब इन्होंने और क्या छुपाया है मुझसे। तभी वो अपनी माँ के बारे में चिंता करने लगता है। इसके बाद वो अपने फादर को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि क्या मोम ठीक है। लेकिन तभी फ़ोन से जब जवाब आता है उसको सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि फ़ोन पे कोई और होता है और वो कहता है कि सन्नू घर मत जाना, अभी गैंगस्टर तुम्हारे घर के आसपास ही हो, तुम्हारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तभी वो फ़ोन वाला बंदा कहता है कि जहाँ पर तुम हो वहीं पर रहना, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेके आ चुका हूँ और तुम्हारा नाम भी मैंने बदल दिया, तो तुम यहाँ पर सेफ रहोगे। जिसके बाद सन्नू उससे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी माँ को हमने पुलिस स्टेशन के बगल में छुपा दिया है, तो उसके बारे में चिंता करने की कोशिश मत करो। तो ठीक है, मैं अभी फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, कहीं आसपास कहीं इधर उधर जाने की कोशिश मत करना, ठीक है, मेरी बात समझ गई। मैं अभी फ़ोन काट रहा हूँ। जिसके बाद फ़ोन कट जाता है और सन्नू यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है और सन्नू मन ही मन में खुद को कोस रहा होता है गुस्से में कि ये सारा का सारा क्या मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने उन बंदों से पंगा नहीं लिया होता तो ऐसा शायद नहीं होता, मुझे अपनी मम्मी को ढूंढना पड़ेगा पहले। तभी वो गेट की तरफ जाने लगा, तभी उसके पापा का कॉल आता है। तभी फ़ोन से आ जाते हैं कि तुम मिस्टर काऊ के बेटे हो ना, मैंने ठीक कहा ना। तभी वो कहता है हाँ मैं हूँ, पर आप कौन है। जिसके बाद वो फ़ोन वाला बंदा कहता है कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया। जिसे सुनकर वो भी हैरान हो जाता है, कहता है क्या तुम क्या उपास कर रही है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और उसके फादर जो होते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा रॉक गिर चुका होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं और उन्हें एक हॉस्पिटल में लाया होता है। वो जहाँ पर सन भी पहुँच जाता है, अपने फादर को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि क्या हुआ। तभी वो पास्ट की बातें याद करने लगता है कि डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसके अलावा सर्जरी जो है, सिर्फ सर्जरी की फ़ीस ही 100 मिलियन है और सर्जरी के बाद भी बहुत सारा एक्सपेंस है जो साल भर के ट्रीटमेंट का होगा और उसकी कॉस्ट भी है, तो उसको मिला के अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इस चीज़ को याद करके सन्नू रोने लग जाता है और अब खुद को कोसने लगता है और ये कहता है कि मैंने क्या कर दिया, अपना सर पकड़ के कोने में बैठ जाता है और अब बार बार अपने आप को कोसने लगता है और यही सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। तभी उसको याद आता है कि वो कार्ड जो चश्मे वाले बंदे ने उसको दिया था वो अभी भी वहीं पर होगा, मेरे को फटाफट उस रूम को ढूंढना पड़ेगा, वो बिजनेस कार्ड कहाँ पर है। जिसके बाद वो अपने रूम से भागते हुए बाहर निकल जाते हैं। तभी हमें उसी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सन्नू पहले इलाज के लिए आया था। वो रूम नंबर 202 के पास जाता है, डस्टबिन को देखता है और उसकी तरफ भागते हुए जाता है, लेकिन जब उसके अंदर देखता है तो देखता है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो दोबारा खुद को कोसने लग जाता है और कहता है कि सारी की सारी गलती मेरी है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, इससे बड़ा तो यही होता कि मैं मर जाता। तभी वो चश्मा वाला बंदा आता है कि मुझे नहीं पता क्या, लेकिन क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। जिसके बाद वो आगे कहता है कि क्या तुम अपना माइंड चेंज कर दिया। तभी सन्नू रोते हुए उससे कहता है कि तुम मुझे कितना पैसा ऑफर करोगे। जिसके बाद चश्मे वाला बंदा कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 10 बिलियन वॉन दूंगा, अगर तुम जीते तो। इसके अलावा अगर तुम नहीं जीते लेकिन तुमने अगर पॉपुलैरिटी गेन कर ली तो भी तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, तो क्या तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो। जिसके बाद सन्नू भी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है क्योंकि 10 बिलियन का अमाउंट जो होता है भाई वो कम नहीं होता।